जर्मनी यूरोप का एक देश जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो देश जिसने मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विद्वान दिए, और दूसरी ओर इसी देश ने ही हिटलर जैसे तानाशाह को भी दिया, जो लाखों यहूदियों की मृत्यु का कारण बना। इस देश का अपना एक रोचक इतिहास रहा है, तो इस वीडियो में हम इस देश के यूनिफिकेशन की बात करेंगे। जर्मनी के यूनिफिकेशन का संबंध होली रोमन एम्पायर से रहा है। रोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर दो अलग अलग साम्राज्य हैं। रोमन एम्पायर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य था, जबकि होली रोमन एम्पायर आज के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नॉर्दर्न इटली तक ही सीमित था। ये साम्राज्य 9th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक रहा। ये बहुत सी छोटी छोटी ट्राइब से मिलकर बना था, जैसे फ्रेंक्स, सेक्सॉन्स, स्लाव्स और लोम्बार्ड्स। इनकी मेजर लैंग्वेज जर्मन थी। होली रोमन एम्पायर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था। इसका कारण था इन ट्राइब से जन्मी अलग अलग डायनेस्टीज का रूल। होली रोमन एम्पायर में 4 मेजर डायनेस्टीज ने रूल किया। ओटोनियन डायनेस्टी, जो सैक्सन ट्राइब से संबंध रखती थी। सीलियन डायनेस्टी, जो फ्रैंक ट्राइब से संबंध रखती थी। इसके अलावा स्लोफर डायनेस्टी और हैब्सबर्ग डायनेस्टी। हैब्सबर्ग डायनेस्टी होली रोमन एम्पायर की अंतिम डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी मूल रूप से ऑस्ट्रिया में ही सक्रिय थी, जो कि संपूर्ण होली रोमन एम्पायर पर शासन करती थी। यानी ऑस्ट्रिया में स्थापित इस हैब्सबर्ग डायनेस्टी का शासक ही संपूर्ण होली रोमन एम्पायर का शासक होता था। इसका पतन नेपोलियन के इन्वेजन के बाद हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन का उदय हुआ। उसने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग संपूर्ण यूरोप पर अधिकार कर लिया था। अपनी इसी साम्राज्यवादी नीति को जारी रखते हुए नेपोलियन ने 1805 में ऑस्ट्रिया यानी हैब्सबर्ग डायनेस्टी और रशिया की संयुक्त सेना के साथ ऑस्ट्रेलिड्स की लड़ाई लड़ी, जिसमें नेपोलियन की जीत हुई। इसके बाद नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर के क्षेत्र में 39 स्टेट्स को मिलाकर राइन परिसंघ या कन्फेडरेशन ऑफ राइन का गठन किया, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे बड़े राज्य भी शामिल थे। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन कोड की शुरुआत की, जिसके तहत उसने अपने अधीन क्षेत्रों में कई रिफॉर्म्स किए, जैसे लोगों को कई स्वतंत्रताएं दी गई, जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। इन रिफॉर्म्स से नेशनलिज्म का जन्म हुआ और अब लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन चाहने लगे। ऑस्ट्रेलियड्स के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार के बाद होली रोमन एम्पायर का पतन होना शुरू हुआ। होली रोमन एम्पायर का विघटन 1806 में हुआ, जब किंग फ्रांसिस सेकंड, जो कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी का अंतिम शासक था, ने इसकी घोषणा की। इस तरह 1000 वर्षों से चला आ रहा होली रोमन एम्पायर समाप्त हो गया। ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन 1813 तक ही रहा। 1813 में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और स्वीडन की संयुक्त सेना ने नेपोलियन को बैटल ऑफ लेप्जिग में हरा दिया। सजा के तौर पर नेपोलियन को इटली के एल्बा नामक आइलैंड पर भेज दिया गया। 1815 में नेपोलियन वहां से भागकर फ्रांस वापस आ गया, लेकिन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार के बाद उसे अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया और वहीं पर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1814 से 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए परिवर्तनों को वापस पहले जैसा करना। इस कांग्रेस ने नेपोलियन द्वारा स्थापित कन्फेडरेशन ऑफ राइन के लिए भी कुछ प्रावधान किए। इन 39 स्टेट्स को ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी के अधीन किया गया और फ्रांसिस सेकंड, जिसने 1806 में होली रोमन एम्पायर के विघटन की घोषणा की थी, उसे इस कन्फेडरेशन का शासक बनाया गया। इन स्टेट्स के लिए एक सेंट्रल असेंबली का भी गठन किया गया। इस सेंट्रल असेंबली को कन्फेडरेट डाइट या बुंडस्टैग कहा गया, जिसकी मीटिंग फ्रैंकफर्ट में होती थी। इस असेंबली के मेंबर्स लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं थे, बल्कि इन स्टेट्स के राजाओं द्वारा स्वयं चुनकर भेजे जाते थे। तो ये जाहिर सी बात थी कि इन्होंने लोगों की नेशनलिज्म की भावना की कदर नहीं की और ना ही जर्मन यूनिफिकेशन का समर्थन किया। इस असेंबली का विघटन भी हुआ। 1848 में संपूर्ण यूरोप में राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह होने लगे, इसीलिए 1848 के वर्ष को यूरोप के संदर्भ में क्रांतियों का वर्ष भी कहा जाता है। इस तरह बुंडस्टैग का पहला फेज 1815 से 1848 तक था। 1848 में जब जर्मनी में भी विद्रोह होने लगे, तो फ्रैंकफर्ट में संविधान बनाने के लिए असेंबली का आयोजन किया गया। असेंबली में ये फैसला लिया गया कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की जाएगी, यानी शासक होगा लेकिन लिमिटेड पावर्स के साथ। प्रशिया के शासक विलियम फोर्थ को संपूर्ण जर्मनी का शासक बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन विलियम फोर्थ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। ऑस्ट्रिया के शासक के स्थान पर प्रशिया के शासक को संपूर्ण जर्मनी का राजा बनाने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि प्रशिया की स्थिति इस वक्त ऑस्ट्रिया से मजबूत थी। 1834 में प्रशिया ने फ्री ट्रेड के लिए एक यूनियन का गठन किया, ज़ोल्वरीन। इसमें ऑस्ट्रिया को छोड़कर लगभग समस्त जर्मन स्टेट शामिल थे। ये संगठन क्योंकि प्रशिया द्वारा स्थापित था, इसलिए ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं था। इन दोनों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहा था। अब विलियम फोर्थ ने यह प्रस्ताव तो अस्वीकार कर लिया था, तो बुंडस्टैग 1851 में दोबारा स्थापित हुई और 1866 तक अपना काम करती रही। 1861 में विलियम फोर्थ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका भाई फेडरिक विलियम फर्स्ट शासक बना।
उसने ऑटो वन बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया, केवल प्रशिया का प्रधानमंत्री। बिस्मार्क का एकमात्र उद्देश्य था जर्मनी को यूनाइट करना। इसके लिए बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कुछ भी करने की नीति। 1862 में बिस्मार्क को प्रधानमंत्री चुना गया और उसके 2 वर्षों के बाद ही यानी 1864 में डेनमार्क और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध उत्तरी जर्मनी के 2 क्षेत्रों शेल्सविंग और होल्स्टेन के नियंत्रण को लेकर हुआ था। ये क्षेत्र डेनमार्क के अधिकार में थे, लेकिन उसके भाग नहीं थे। इन क्षेत्रों में जर्मन लोग रहते थे। डेनमार्क का मुकाबला करने के लिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया यूनाइट हुए और मिलकर डेनमार्क को हराया। इसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य एक समझौता हुआ, गेस्टिन समझौता। समझौते के तहत शेल्सविंग प्रशिया को दिया गया और होल्स्टेन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। इसके अलावा एक और क्षेत्र था जो इस युद्ध में डेनमार्क हार गया, लोएनबर्ग। ये क्षेत्र भी प्रशिया के नियंत्रण में आ गया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के लोगों में वहां के शासक के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न की। इससे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य तनाव बढ़ता गया और 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर हुआ। प्रशिया ने 7 हफ्तों के अंदर ही ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब दोनों के मध्य संधि हुई, ट्रीटी ऑफ प्राग, जिसके तहत 1815 के वियना समझौते को समाप्त किया गया और नॉर्थ के 21 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। 1870 में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ। ये वॉर इसीलिए हुआ था क्योंकि अभी भी सदर्न जर्मनी के 4 स्टेट्स बवेरियन, बुटनबर्ग, वादेन और हेंस जर्मनी में शामिल नहीं हुए थे और फ्रांस को हराए बिना ये क्षेत्र जर्मनी में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि फ्रांस भी इन क्षेत्रों पर अधिकार चाहता था। इस युद्ध में प्रशिया ने फ्रांस के नेपोलियन III को हरा दिया और इन 4 स्टेट्स पर भी अधिकार कर लिया। 1871 में फ्रांस और प्रशिया के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ये फ्रांस के लिए अपमानजनक संधि थी। संधि के तहत फ्रांस को अपना अल्सास लॉरेन क्षेत्र प्रशिया या फिर कह लीजिए जर्मनी को देना पड़ा। ये वही अल्सास लॉरेन क्षेत्र है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद वापस फ्रांस को प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस संधि के तहत फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड जर्मनी को देने पड़े। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और इस असंभव काम को किया बिस्मार्क ने। इसीलिए बिस्मार्क को आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहते हैं।